हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और जैसे कि आप सब मुझे जानते होंगे, रितु पाठक, योर ऑब्स एंड गायनी फैकल्टी एट पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आज आरोग्य बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हो। जो भी क्लास नोट्स है, डायग्राम्स है, वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपको, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना कि मैम नोट्स कहां से अवेलेबल होंगे, डायग्राम कहां से मिलेगा, जो आप लिख रहे हो कहां से सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, वो सारे ऐप से आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आज का क्या टॉपिक रहने वाला है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या है? फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे होता है रिप्रोडक्शन, कैसे होगा, क्या स्टेप रहने वाले। आज की क्लास का टारगेट देखते हैं। टारगेट क्या है आज की क्लास का? आज की क्लास का टारगेट है, सबसे पहले हम गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज गैमेट? गैमेट में मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी, फर्स्ट क्लास नहीं देखी, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें हमने गैमेट के बारे में डिस्कस किया है। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है? ओवा। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी आज की क्लास में विद डायग्राम्स में आपको पढ़ाने वाली हूं। तो आज की क्लास का टारगेट, सबसे पहले हमें गैमेट को समझना है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। इसके साथ साथ लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस बताया है। क्या बताया डियर? गैमेटोजेनेसिस। लास्ट क्लास में ही मैंने गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं गैमेटोजेनेसिस क्या है। इसके अलावा बात करें तो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या? स्पर्म, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओवा, ये दोनों फ्यूज होते हैं, इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कैसे प्रोसेस होता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब डिस्कस करेंगे। और जब प्रोडक्ट बन जाता है, इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, आगे ये कैसे डिवाइड होता है और कैसे यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट होता है। What is implantation and what are the important points for the all nursing exams, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप सबका ये डाउट था, मैम क्या ये सिर्फ नॉर्सेट का बैच है, तो सिर्फ नॉर्सेट के लिए हेल्प होगा? मैं आपको बता देती हूँ, ना कि सिर्फ नॉर्सेट के लिए। आप नंबर 1 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बिल्कुल, जिन्होंने कमेंट किया था यूपीपीएससी के लिए, केजीएमयू के लिए, क्या ये निमहांस के लिए हेल्पफुल होगा? बिल्कुल। जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब एग्जाम्स में ये नोट्स, ये क्लास आपको हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ नॉर्सेट, बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया आप एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ऑल ओवर इंडिया क्या, बाहर भी जाओगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ोगे, जो चीजें हैं ऑब्स गाइनी में वो बदलने नहीं वाली हैं, ठीक है। बाकी बात ये होता है कि हमें कैसे समझ में आता है, कैसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, क्योंकि बुक में भी सेम चीज होता है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो सेम चीज होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कैसे याद रहे। पढ़ तो लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में सेव करना, एग्जाम तक आपको चीजें याद रखनी है। तो उस ट्रिक के साथ हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या था हमारा टॉपिक? फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नंबर पे हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे गैमेट के बारे में। गैमेट के बारे में तो बताओ, आपको पता है गैमेट के बारे में? यस, गैमेट के बारे में पता है क्या? और जो स्टूडेंट जीएनएम 3rd ईयर या बीएससी 4th ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, वो कह रहे थे क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा? ये इतना परेशान क्यों हो रहे हो, नर्सिंग का सब्जेक्ट है, यही रहेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि हम एज अ पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे आपको चीजें बता रहे हैं, ठीक है। और एकेडमिक में थोड़ा क्या होता है, आपको पूरा डिटेल लिखना होता है, आपको कॉपी भरना होता है। कहने का मतलब आपको 15 नंबर लेने हैं तो विस्तार में लिखना है, लेकिन यहाँ पे विस्तार में मैं समझाती हूँ, पॉइंट आपको वही लिखवाती हूँ जो आपको रिवाइज करने में, बार बार पढ़ने में हेल्प करे, ठीक है। तो ये जो हमारा इस टॉपिक को देखने का नजरिया यहाँ पे रहता है, वो क्या रहता है? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और चीजों को हम ज्यादा लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। तो बिल्कुल आपके लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको भी ये चीज पढ़ के 3rd 4th ईयर में लंबे टाइम तक याद रखना है। समझ में आ रहा है? जो भी 1st से लेकर 4th ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं, ये लंबे टाइम तक आपको याद रखना है, तो आपके लिए तो बिल्कुल हेल्प करेगा,
क्योंकि आगे जाके आपको भी यही काम करना है, आपको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका भी सपना यही है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब ले, नर्सिंग अगर आपने किया है तो। समझ में आ रहा है? चलो तो पढ़ते हैं इसी के साथ। सबसे पहले गैमेट। तो गैमेट के बारे में मैंने बताया है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बताया है ना? अरे बोलो, बताया है मैंने, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यस, फीमेल गैमेट क्या, किसके बारे में बताया था? ओवा के बारे में। ये सिर्फ फर्स्ट बेसिक क्लास, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है। और मेल गैमेट की बात करूं तो मेल गैमेट क्या है डियर? स्पर्म्स आर द मेल गैमेट। और जिस प्रोसेस से गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। एंड द गैमेटोजेनेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन लास्ट लेक्चर नंबर थर्ड में मैंने पूरा गैमेटोजेनेसिस एट द लास्ट आपको बताया हुआ है कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। और इसका नोट्स भी आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है। हमारे ऐप पे आरोग्यम बैच पे आपको जाके देखोगे तो यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है, जो मैंने पूरा पढ़ाया है, लिखवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डियर। कितना होता है लाइफ स्पैन इसका? तो मैंने आपको बताया 48 से लेकर 72 आवर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ मेल गैमेट। एंड व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवा? तो आप बोलोगे 12 से 24 घंटे, 12 to 24 आवर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ ओवा। तो जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस किया उसे क्या बोला हमने? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मेल में या स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक चीज मुझे यहां पे याद आया, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और किसी ने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं किया है। राइट, मैंने सब देखा है, आप लोगों ने किसी को नहीं पता क्या? इसका मतलब आपने पूरी क्लास पढ़ी ही नहीं है, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं हो, क्योंकि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ा। मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया से, एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। क्या बताया था मैंने? स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने क्वेश्चन दिया था, यस, मैंने क्वेश्चन दिया था और आपको बताया था कि एक स्पर्मेटोगोनिया से, देख लेना जाके, एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स या स्पर्म बनते हैं। ठीक है, इसी से फिर आगे जाके क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये था लास्ट क्लास का कि बताओ, जब एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो बताओ एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे? एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे? यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अरे यार, एक स्पर्मेटोगोनिया से अगर यहाँ पे 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो टोटल एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे? 16 into 4, कुछ नहीं करना था, 16 into 4। हमारा आंसर क्या था लास्ट क्लास का? यस, क्या था हमारा आंसर? 64 स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स बनेंगे? 64 स्पर्म। तो ये हमारा आंसर जाता है। अगर आपका एमसीक्यूज भी आता है तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? एक स्पर्मेटोगोनिया से टोटल कितने स्पर्म बनते हैं? 64। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं? 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो ये जो बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसे लिखना होता है, क्योंकि इसे जब रिवाइज करोगे ना तो ही चीजें याद होगी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं लास्ट क्लास, पता नहीं देखा या नहीं देखा। देख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। कितनी बार बताया है आपको, हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट नोट्स, क्योंकि वो जो चीजें, वो जो ट्रिक आपको क्लास में समझाई जा रही है, वो जब नोट्स में लिखते हो समझ के, तो वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती है। चलो, तो मुझे लगता है गैमेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड ओवा। लाइफ स्पैन क्या होता है? जिस प्रोसेस से मेल गैमेट को फॉर्म किया जाता है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से ओवा को फॉर्म किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं डियर? oogenesis बोलते हैं। oogenesis बोलते हैं। समझ में आ गया? स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कब स्टार्ट होता है? एट
प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होता है डियर? एट प्यूबर्टी। और फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट होता है? फीमेल में oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंट्रायूट्राइन लाइफ से। अभी मैंने जो इस स्लाइड पे लिखा है वो सब आपका रिवीजन है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। जितनी भी चीजें मैंने यहां लिखी है सब ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कब स्टार्ट होता है, कितने में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, कौन से फेज में अरेस्ट होता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, ये सब लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो लास्ट क्लास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना आप उसको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे दोनों का फ्यूजन कैसे करवाएंगे। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाने के लिए, मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाने के लिए सबसे पहले आपको मेल गैमेट मतलब उसका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। तो नेक्स्ट जो हमारा ये डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। क्या है डियर? ये स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। डायग्राम आपके सामने है और इस पूरा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। और मेल गैमेट क्या है? यहां स्पर्म। स्पर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेना। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। कितना साइज हम देखें, टोटल पूरा लेंथ इसका देखें तो 50 माइक्रॉन्स, 50 माइक्रॉन्स, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, 15 माइक्रॉन्स है, और लाइफ स्पैन इसका 48 टू 72 आवर्स है, अगर एक बार इजैकुलेट हो गया तो, ठीक है। अब ये डायग्राम तो आपके सामने बना है। मैं अगर इस डायग्राम को फिर से इस तरह से बनाऊं तो ये क्या है? हेड। ये क्या होता है डियर? नेक। ये क्या है? इसका बॉडी, ठीक है। और ये क्या है? टेल, टेल ऑफ द स्पर्म। और यहां पे क्या होता है? यहां पे अगर मैं कलर चेंज कर लूं, देखना, ये होता है जेनेटिक मींस यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। हम इसे क्या बोलेंगे? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है डियर? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं? तो आप सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ESIC में बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा अगर ये पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको समझ में आ गया, पावर हाउस ऑफ द सेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब स्पर्म को यहां से एनर्जी मिलता है तो ये क्या हो जाता है? मोटाइल स्पर्म। क्या हो जाएगा? मोटाइल स्पर्म, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेल, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिलम, विद द हेल्प ऑफ दिस टेल स्पर्म बिकम हाई। लेकिन एनर्जी, इस मोटिलिटी के लिए एनर्जी कहां से, एटीपी कहां से मिला? तो वो होता है इसके बॉडी वाले पार्ट में। ये इसका बॉडी वाला पार्ट है, ये इसका नेक है, ये हेड ऑफ द स्पर्म है, और ये टेल ऑफ द स्पर्म है। डायग्राम मैंने सामने बना दिया है, आपको जैसे समझ में आता है आप इसको समझ सकते हो। अब यहां पे क्या होता है? मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। हेड वाले पार्ट में यहां क्या होता है? मेल प्रोन्यूक्लियस। और यहां पे एक एक्रोसोमल कैप होता है जो यहां से इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। यहां पे इस तरह से एक क्या होता है? कैप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं डियर? एक्रोसोमल कैप। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्रोसोमल कैप। और यहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच एंजाइम प्रेजेंट? यहां पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? उस एंजाइम का नाम आप लिख लेना। उस एंजाइम का नाम क्या है डियर? उस एंजाइम का नाम है जो यहां पे प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है, एज लग गया मतलब क्या है डियर? एंजाइम। तो आपको पता चल गया कि हमारे एग्जाम में अगर स्पर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उसके हेड वाले पार्ट पे एक कैप प्रेजेंट होता है, उस कैप का नाम एक्रोसोमल कैप है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, यहां पे इसका मेल प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इसका हेड रीजन है, ये इसका नेक रीजन है, ये इसका बॉडी है, ये इसका टेल है। जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हो, ये हेड रीजन है, ये एक्रोसोम है,
ये हेड रीजन है, दिख रहा है, ये एक्रोसोमल कैप यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, ये सेंट्रियोल वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये नेक रीजन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बॉडी वाले पार्ट में मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यहां। और ये इसका कौन सा पार्ट है, टेल वाला पार्ट है। तो मुझे लगता है आपको सारी चीज स्पर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया है जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए, समझ में आ रहा है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो कि मोटाइल होता है और पूरा यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए कहां पे पहुंचता है, ओवा के पास। वो भी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट समझ में आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, 50 माइक्रॉन्स इसका साइज होता है, 48 टू 72 आवर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, और बाकी मैंने जिस प्रोसेस से फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म को फॉर्म किया जाता है। ये स्टार्ट कब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं आपको बता रही हूं, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। और एक क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जाम में, कितना टाइम लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, तो मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द डीसी दत्ता, अकॉर्डिंग टू द डीसी दत्ता इट्स 61 डेज। कितना टाइम लगता है, 61 डेज। और हमें फॉलो वही करना है। मैं ईएसआईसी वाले एग्जाम और एक बार सीआरपीएफ का मैंने एग्जाम दिया था जहां पे आंसर की दिया जाता है, 2 एग्जाम मैंने आंसर किया था, एम्स भोपाल में भी आंसर किया आया था। वहां पे जो आंसर्स हमारे एग्जाम में माना हुआ था वो 61 डेज को माना हुआ था। लेकिन अगर 61 डेज आपके ऑप्शन में नहीं है, देन यू गो टू द सेकेंड ऑप्शन, 72 टू 74 डेज, 72 टू 74 डेज। यहां पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये इधर उधर भागते हैं, सबसे पूछते हैं बता दो सही क्या है, हमें क्या करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगी, जो मुझे आंसर की मिला था, जो मैंने एग्जाम में किया था, मैंने गलती भी की कहीं पे, मतलब दूसरा भी माना था, क्योंकि हमने बहुत हायर स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेते हैं तो हम ज्यादा हाई लेवल का सोचते हैं, तो भी हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सोबर, और जो सब पढ़ते हैं उससे आपको करना है 61 डेज। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं है तो आप 70 टू 74 डेज इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी ऑप्शन में नहीं है, देन यू गो टू द 90 डेज पे जाओगे आप। तो यहां तक की चीजें समझ में आई, जो आपको कंफ्यूजन था वो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट के बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर ओवा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। अब हम क्या डिस्कस करेंगे डियर, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। हम फीमेल गैमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फीमेल गैमेट हम किसको बोलते हैं, ओवम, मैच्योर ओवम। और ओवम क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल। क्या है डियर, ये सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स। अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज कितना होता है, 120 टू 130 माइक्रॉन्स जो है इसका साइज होता है। अगर हमें रेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 120 से 130 माइक्रॉन्स जो है इसका साइज होता है। 120 टू 130 माइक्रॉन साइज होता है ओवम का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवम में कि बताओ जिस प्रोसेस से ओवम को प्रोड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डियर, oogenesis बोलते हैं। और oogenesis फीमेल में कब स्टार्ट हो जाता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ से। कब स्टार्ट हो जाता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं ओवम के बारे में बताऊं तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 12 से 24 घंटे का। एक बार ओवर रिलीज होता है तो कितने टाइम तक वाइबल रहेगा, 12 से 24 घंटे तक ये वाइबल रहेगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता क्लियर है या नहीं है, आई थॉट सब कुछ क्लियर है, यहां से तो सब दिख रहा है। फिर भी मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा से बनाती हूँ, एक एक लाइन जब आपके सामने ड्रॉ करूंगी तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा तो मैंने बोला था ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है और ओव्यूलेशन के प्रोसेस में द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है व्हेन द मियोसिस फर्स्ट गेट कंप्लीटेड। क्योंकि जब ये इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट होता है तब क्या होगा, वो अरेस्टेड फेज में चला जाता है। मियोसिस फर्स्ट जो है प्रोफेस डिप्लोटीन फेज में जाके अरेस्ट हो जाता है। और अरेस्ट होने के बाद वो जो अरेस्टेड फेज है वो कब ओवर होगा, द अरेस्टेड फेज ओवर एट, जब फीमेल बच्ची बड़ी होगी, उसकी प्यूबर्टी आएगी, तो जस्ट प्रायर टू फर्स्ट ओव्यूलेशन, जब एलएच का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ेगा,
देन क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट गेट कंप्लीटेड, और मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा देन दिस प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। और ये कब हुआ, जब मियोसिस फर्स्ट गेट कंप्लीटेड, meiosis first get completed and this primary oocyte get converted into this secondary oocyte, the primary oocyte get converted into secondary oocyte, और इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बनाया है जिससे आप क्या बोल रहे हो, ओवा। समझ में आया, समझ में आया। अगर मैं प्राइमरी oocyte का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ध्यान से देखना, प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है आपका प्राइमरी oocyte न्यूक्लियस, and this primary oocyte is surrounded by, this nucleus primary oocyte is surrounded by, सबसे नियरेस्ट सेल जो होता है वो क्यूमुलस ओफोरिकस होता है। अगर आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप याद रखोगे कि ये जो मैंने सराउंडिंग सेल बनाया है ये क्या है, क्यूमुलस ओफोरिकस। क्या है डियर, क्यूमुलस ओफोरिकस। और इसके नियर बाय भी सेल होता है। इस तरह से कुछ सेल्स जो हैं इसके फॉलिकुलर सेल से जाके कनेक्ट करते हैं। The cell connected to the follicular cells, ये पूरा इस तरह से होता है कि ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट फिर भी आप समझ जाओ कि इस तरह से सारे सेल्स अरेंज होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं ये जाके इस तरह से कनेक्ट होते हैं। क्लियर। अब यहां पे स्ट्रक्चर में क्या समझना है आपको कि जो सबसे व्हाइट कलर का मैंने सेल बनाई ये आपका प्राइमरी oocyte है। क्या है डियर, प्राइमरी oocyte है। और प्राइमरी oocyte के साइड में जो येलो कलर का सेल बनाया है ये क्या है आपका, क्यूमुलस ओफोरिकस। क्या बोलते हैं हम इसको, क्यूमुलस ओफोरिकस। The primary oocyte is surrounded by cumulus ophoricus। और ये जो साइड में यहाँ पे पिंक कलर से आपको सेल दिख रहा है, पिंक कलर से जो सेल दिख रहा है ये मैंने व्हाइट कलर का सेल साइड में बना दिया। एंड दिस व्हाइट कलर सेल सराउंडेड द प्राइमरी oocyte एंड इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। एंड द पिंक कलर सेल जो यहां पे बना हुआ है इसे हम पिंक कलर को क्या बोलते हैं, दिस पिंक कलर सेल इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा सेल, कोरोना रेडिएटा सेल। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ये मैंने एक प्राइमरी oocyte का स्ट्रक्चर बनाया है जो कि अब सेकेंडरी oocyte और मैच्योर ओवा का फॉर्म करने वाला है। जब इसी में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, क्योंकि आपको पता होगा जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड दो तरह के मियोटिक डिवीजन होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ। अभी इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब ये सेकेंडरी oocyte बनेगा तो वहां क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे डियर, डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो बना हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा जो है डायग्राम बना दूंगी। अगर आपको यहां समझ नहीं आएगा तो मैं सेकेंडरी oocyte का दूसरा डायग्राम बना दूंगी, जिसे देखना कि ये आपका क्या होता है, ये न्यूक्लियस ooplast and is surrounded by a jelly like substance and is called as, मैं पिंक कलर से बना दिया मैंने। इस लेयर को हम वाइटलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है आपको इसे हम बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। क्या बोलते हैं डियर, इसे हम बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। एंड दिस लेयर इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर एंड इज कॉल्ड एज, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, टफेस्ट लेयर यहाँ पे जो बनता है बाद में इसे हम बोलते हैं क्या, इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। आप समझ गए होंगे, दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलिसिडा लेयर। यस, सबको समझ में आ रहा है, ये कौन सी लेयर है डियर, जोना पेलिसिडा लेयर। तो देखो ऐसा ही इस डायग्राम में भी आपको दिखाया है कि सबसे पहले न्यूक्लियस है, ये जर्मिनल मतलब ये वेसिकल्स, ये आपका oocyte हो गया, ये आपका ooplast वाला जो बीच में स्पेस होता है इसके उसे हम बोलते हैं ooplast, न्यूक्लियस ooplast हो गया। ये आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन हो गया, दिख रहा है आपको, ये आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर में भी समझोगे तो ये वाइटलिन मेम्ब्रेन है और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना जेली लाइक, जो कि इसको सराउंड कर रहा है, जो इस ooplast को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, इस सब्सटेंस को हमने क्या बोला डियर, इसे हम बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस।
समझ में आया? वाइटलिन मेम्ब्रेन हो गया, पेरीवाइटलिन स्पेस हो गया, और जो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये जो आपको ब्लू कलर से लेयर पूरा दिखाया हुआ है ये वाला, इसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब समझ में आ गया होगा। दिस ब्लू कलर लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। दिस येलो कलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वाइटलिन मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये ऊप्लाज्म हो गया, और ये जो सेल्स थे उसे हमने कोरोना रेडिएटा सेल्स बोला था, थे ना। अब बाहर से बने हुए ये जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो बाहर से सेल्स बने हुए हैं इस पे इस तरह से, ये सारे क्या है? कोरोना रेडिएटा सेल्स। और इसके बीच में भी क्या होता है? थीका सेल्स, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, तो इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप स्ट्रक्चर को समझना। मान लो कहीं एनलिस्ट करने के लिए आ गया, नेमिंग आ गया, तो आप कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट ये सेल, ठीक है। अब इसी के साइड में क्या है? इस तरह से अगर मैं सेल्स बना दूं, ये सेल्स कौन से हो गए डियर? ये सेल्स कौन से हो गए? ये हो गए आपके कोरोना रेडिएटा सेल्स। ठीक है, इतना ड्रॉ नहीं कर रही मैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसे ड्रॉ करने में, आप समझ जाओ बस। ठीक है, चलो अब एनलिस्ट कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ये बीच में जो है वो क्या है आपका? प्रो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया। ये जो ये आपको जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हमने क्या बोला? ऊप्लाज्म बोल दिया, ऊप्लाज्म बोल दिया। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये जो लेयर है, इसे हम बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। द ऊप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वाइटलिन मेम्ब्रेन। और उसके बीच में जो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्पेस दिख रहा है इसके बीच में, इसे हमने बोला पेरीवाइटलिन स्पेस। क्या बोला डियर? पेरीवाइटलिन स्पेस। अगर आपको उस स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है, आप वहां समझ सकते हो, जो ऑलरेडी बना बनाया है, ये मैंने बनाया, इसे समझ सकते हो। अब ये येलो कलर की जो ये लेयर आपको दिख रही है, ये येलो कलर लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अभी से हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर में इसको जरूर से जरूर समझ लेना, जोना पेलुसिडा लेयर कौन सी होती है। और साइड में जो ये आपको सेल दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स। कोरोना रेडिएटा सेल्स। क्लियर है? बताओ, स्ट्रक्चर समझ में आया? क्या है? न्यूक्लियस है, ऊप्लाज्म है, वाइटलिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, और पेरीवाइटलिन स्पेस है, जोना पेलुसिडा लेयर है। जोना पेलुसिडा लेयर में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ZP1 ZP2, ये एक तरह के प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, ZP1 ZP2 ZP3, इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और जब स्पर्म आएगा, उसे टच करेगा, तो मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो ZP3 रिसेप्टर्स होता है, जहां से स्पर्म जो है वो एंटर करेगा। यहाँ पे जोना रिएक्शंस होता है, ठीक है, जोना रिएक्शंस होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है, वहां से हाइलुरोनिडेज एंजाइम निकलते हैं, वो फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में पूरा आपको समझना है किस किस तरह से स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है, वो मैं बताऊंगी। बट अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर को समझो, मुझे लगता है आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्रीवियसली मैंने जो ये स्ट्रक्चर बताया वो भी समझ में आ गया, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो जो भी ओवा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये लेयर को जो स्पर्म एंटर करेगा, कौन कौन सी लेयर को सबसे पहले एंटर मतलब तोड़ते हुए अंदर एंटर करेगा, इसलिए लेयर्स को समझना इंपॉर्टेंट है। जोना पेलुसिडा लेयर, पेरीवाइटलिन स्पेस, वाइटलिन मेम्ब्रेन, ऊप्लाज्म, फिर वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये सारी चीजें, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने स्पर्म और ओवा के बारे में समझ लिया है। स्पर्म के बारे में और ओवा के बारे में जब समझ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, यहां तक पहुंचने से पहले आपको क्या समझना होगा? यहां पे पहुंचने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ कैसे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्टिलाइजेशन होता है। अब मैं फर्टिलाइजेशन बताऊंगी, पहले आपको मैंने जो एनाटमी में पढ़ाया था वो क्या था? यूट्रस के बारे में पढ़ाया था, यस, कि ये यूट्रस है, ये यूट्राइन कैविटी होता है, यहाँ पे इस तरह से फेलोपियन ट्यूब की एंट्री, यहां से क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब की एंट्री होती है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? सर्विक्स वाला पार्ट आ जाता है, ये हमारा सर्वाइकल कैनाल, ये हमारा सर्विक्स वाला पार्ट, और यहां से क्या है? ये वेजाइना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है वो देखो। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? क्वाइटस सेक्ट और फेलोपियन ट्यूब भी मैं बना देती हूँ, जिससे सारी चीजें आपको यहीं पे समझ में आ जाए। दोनों बना लेते हैं, वैसे तो दोनों सेम ही है,
एक भी समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बट फिर भी। और ओव्यूलेशन, मैम ओव्यूलेशन नहीं समझा तो याद रखना मैं सब पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है कि ओव्यूलेशन नहीं पढ़ेंगे। जब मैं गायनी को एंड में लूंगी तो गायनी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, व्हाट आर द साइंस ऑफ ओव्यूलेशन, बहुत सारी डिटेल में बताऊंगी मैं, ठीक है। बट अभी आप ऑप्स पढ़ो, सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ो, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इस टॉपिक में। तो सबसे पहले क्या होगा, क्वाइटस एक्ट। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे क्या है, नेचुरल प्रोसेस की हम बात करें। अब बोलोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अभी इतना एडवांस मत जाओ, सिंपल प्रोसेस समझो क्या है। क्वाइटस एक्ट होगा, और क्वाइटस एक्ट में सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे इजैकुलेशन का प्रोसेस। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेटेड हाई इनटू द वेजाइना। क्या होगा डियर, क्या होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के प्रोसेस से मिलियंस ऑफ स्पर्म को, इजैकुलेशन के प्रोसेस से जब यहां पे सीमन इजैकुलेट किया जाएगा, जब यहां पे सीमन को हाई इनटू द वेजाइना, इस सीमन को हाई इनटू द वेजाइना, सीमन को हाई इनटू द वेजाइना, हाई इनटू द वेजाइना इजैकुलेट किया जाएगा, तो इजैकुलेशन के प्रोसेस से क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेटेड, ठीक है। और मिलियंस ऑफ स्पर्म को जब यहां पे इजैकुलेट किया गया तो एक याद रखना, यहां से स्पर्म में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेशन। जैसे जैसे बता रही हूं वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आपने याद किया ना तो आपको एक भी पॉइंट को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में ऐसे याद हो जाएगा कि स्टोरी की तरह बताओगे, यार ये नेचुरल प्रोसेस समझो, हमारी बॉडी का ये ऐसा नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे होता है हमारी बॉडी में, आप समझा सकते हो। क्योंकि आपको इंटरेस्ट, अगर आपका मन नहीं होगा या ऐसे ही पढ़ रहे हो फिर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, थ्रू द क्वाइटस एक्ट के थ्रू क्या होता है, इजैकुलेशन। स्पर्म क्या होगा, सीमन इजैकुलेट किया जाएगा फीमेल के हाई इनटू द वेजाइना में, और यहां पे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो डिपोजिट होंगे, और यहां पे एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिस प्रोसेस का नाम मैं क्या बोलूंगी, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन। और कैपेसिटेशन कैसा प्रोसेस होता है, ये जो यहां से स्पर्म के अंदर क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ डियर, कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कैपेसिटेशन के प्रोसेस के थ्रू स्पर्म एबल टू फर्टिलाइज द ओवा, स्पर्म अटेन द हाईएस्ट मोटिलिटी। तो मैं यहां से बोलूंगी कि कैपेसिटेशन कैसा प्रोसेस है, कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस इन विच sperms attain the highest motility, sperm attain the highest motility, sperm attain the highest motility and able to fertilize the ova, able to fertilize the ova। अब समझ में आया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन। और इस कैपेसिटेशन से यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो फर्स्ट स्टेप बताया कि सबसे पहले क्वाइटस एक्ट हुआ, स्पर्म एंटर हुआ, इजैकुलेट हुआ हाई इनटू द वेजाइना, और यहीं पे फीमेल के सर्विक्स वाले रीजन से, यही आपने बोला ना सर्विक्स वाला पार्ट तो यही है, यही वाला पार्ट है आपका सर्विक्स है, और सर्विक्स वाले पार्ट में ही स्पर्म के अंदर क्या स्टार्ट हो गया, कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कैपेसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म एबल टू फर्टिलाइज द ओवा, स्पर्म अटेन द हाईएस्ट मोटिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवा। और ये स्टार्ट कब होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो कैपेसिटेशन का, ये स्टार्ट कहां पे होता है, ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्टार्ट होता है, ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्टार्ट होता है। और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में कहां पर, नाम तो बताओ, तो आप बोलोगे सर्विक्स वाले रीजन में। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में सर्विक्स वाले पार्ट से कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ हाईएस्ट कैपेसिटेशन कहां होगा डियर, हाईएस्ट कैपेसिटेशन कहां होगा, तो आप यहां से समझ जाना हाईएस्ट कैपेसिटेशन, हाई, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फेलोपियन ट्यूब पे। फेलोपियन ट्यूब पर जाकर हाईएस्ट कैपेसिटेशन का प्रोसेस, मतलब स्पर्म बिकम हाइपर मोटाइल, मतलब ज्यादा मोटिलिटी को कहां अटेन करते हैं, यहां से स्पर्म कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहां स्पर्म में कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और यहां से स्पर्म ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया यूट्राइन कैविटी को, यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए ऑब्वियसली ये कहां पे जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म को यहां पे डिपोजिट किया जाता है हाई इनटू द वेजाइना, और यहां से सिर्फ 1000 ऑफ स्पर्म जो होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म,
थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है वो यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हैं और सिर्फ 300 टू 500 स्पर्म्स ही 500 स्पर्म 300 टू 500 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। 300 टू 500 स्पर्म्स ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और यहां पे ये अपने हाईएस्ट कैपेसिटेशन को अटेन करते हैं। समझ में आया? अब यहां से स्पर्म को यहां से ट्रेवल किया तो कैपेसिटेशन के प्रोसेस में टाइम, अगर आपसे टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, 2 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, ये आपके एग्जाम का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आप सबसे बेस्ट। देखो एक चीज और याद रखना, जैसा कि मैम ने भी बताया था कि जब आप पढ़ रहे हो तो फेथ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको फेथ रखना है, पढ़ाई करनी है, बिलीव करना है अपने फैकल्टी पे। अगर आप देखो तो मैं 2016 से सारे एग्जाम्स दे रही हूँ, इतने सारे एग्जाम में फेलियर भी है, सक्सेस भी है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको चीजें बता रही हूँ। और इस सब्जेक्ट को तो पता नहीं मैंने कितने बार और कितने 1000 lakhs ऑफ स्टूडेंट को मैंने पढ़ा दिया होगा। समझ में आ रहा है? तो वो जो एक्सपीरियंस है ना उसके बेस पे बता, तो फेथ रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसी बिलीव और फेथ के साथ पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना है और इसका काम, ये जो चीजें पढ़ोगे ना वो अगर कंपटीशन के लिए देखो तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। तो आप बोलोगे मैम आप तो कराओ एमसीक्यूज, अरे कराएंगे यार, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पहले टॉपिक तो कराने दो, एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगी। ठीक है, एकदम से एक ही दिन अगर हम चाहें कि यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, एक ही दिन में स्टार्ट करो और पूरा हम 24 घंटे पढ़ लेंगे फिर दूसरे दिन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं। हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, जो कि हमारे आरोग्य बैच में हर डे आपको दो जो क्लासेस है वो अपलोड हो रहा है। तो देखो ना, हमारी कैपेसिटी भी तो होती है ना कि एक ही दिन में हम इतना नहीं कर सकते, बट इतना इतना अगर हम डेली करें तो हमें पता नहीं चलेगा बट हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होता जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये मैंने खुद फील किया है। मुझे ऐसा लगता था यार मैं पढ़ रही हूँ सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन डे बाय डे पढ़ते 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 अपने आप ही मुझे इंप्रूवमेंट लगा और जब मैं एग्जाम में बैठी तो इतने अच्छे नंबर्स आए, तब पता चला हाँ यार एक दिन में नहीं होता, बट इतना इतना करके जब डेली पढ़ते तो अपने आप हमारे अंदर निखार आता है। समझ में आया? चलो ठीक है, तो यहां मैंने क्या बताया, क्वाइटस एक्ट का प्रोसेस, यहां तक चीजें मैं डायग्राम भी बता रही हूँ, साइड बाय साइड में पॉइंट्स भी लिख रही हूँ, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म को इजैकुलेट किया, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म यहाँ पहुंचे, 300 टू 500 स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में पहुंचे और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, कैपेसिटेशन का प्रोसेस हुआ। व्हाट इज द अबाउट द कैपेसिटेशन, क्या क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होगा, यहां से थ्रू द ओव्यूलेशन के प्रोसेस से क्या निकलता है, 14th डे प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवा रिलीज होता है और मैंने बताया था प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और यहां से ये जो इनफंडिबुलम पार्ट है जिसमें फिम्ब्रिया वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, इस ओवा को कैच कर लेगा और यहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने फेलोपियन ट्यूब के टॉपिक में पढ़ाया था। वो सीलियरी हेल्प के थ्रू ये कहां पे ले आएगा, इस एम्पुला वाले पार्ट में इसको ले आएगा और यहां से क्या ट्रेवल कर रहा है डियर, स्पर्म ट्रेवल कर रहा है और हाईएस्ट मोटिलिटी को अटेन कर लिया है स्पर्म ने। अब जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यस दिख रहा है क्या सबको, यस देखो कितने सारे स्पर्म है, 300 टू एक ओवा और यहां पे कितने सारे स्पर्म्स हैं, कितने सारे स्पर्म्स हैं, 300 टू 500 स्पर्म, जो कि कोरोना रेडिएटा। और मैंने सबसे आउटर मोस्ट इमेजिन करो, वो जो डायग्राम मैंने बताया था उसको याद करो, जो अभी मैंने पढ़ाया था कि उसके साइड में क्या होते हैं, कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं। कोरोना रेडिएटा सेल्स पूरे ही इस स्ट्रक्चर को कवर करके रखते हैं। ये जो आपका ओवा वाला स्ट्रक्चर है वो तो अंदर है, इससे पहले इस स्पर्म को किससे लड़ना पड़ेगा, किससे लड़ना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा से। बोले इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मुझ तक पहुंचना, मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत, शिद्दत और लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वो स्पर्म सारे आपस में रेस लगाते रहते हैं और सब आते हैं कहां पे, कोरोना रेडिएटा सेल में आके इतने सारे अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद आपको पता ही एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम से ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करते हुए अब किस लेयर के पास पहुंचेंगे, उस लेयर का नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा। याद रखना, अब ये इससे लड़ते हुए भिड़ते हुए कहां पे पहुंच गए, इस लेयर के पास पहुंच गए, जिस लेयर का नाम क्या था, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा में मैंने बताया रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ZP1, 2, 3 होते हैं। ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। यहां पे हम बोलते हैं उलेमा, एक उलेमा नाम भी होता है, याद रखना उलेमा।
तो यहां से जो स्पर्म सबसे पहले फास्ट इस लेयर पे यहां पे आके अटैच होगा और अपना कौन सा एंजाइम निकालेगा, आपको पता है कौन सा एंजाइम होता है, उसके एक्रोजोमल कैप पे, एक्रोजोमल कैप से क्या होगा, एक एंजाइम निकलेगा जिसे हम बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ZP3 रिसेप्टर्स उस उलेमा के थ्रू एंटर कर जाता है किसके अंदर, इस जोना पेलिसिडा को लेयर को ब्रेक करते हुए एंटर हो गया और कहां पे आ जाएगा, यहां पे है वाइटलिन मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। बताया था ना स्ट्रक्चर में कि यहां पे क्या होगा, वाइटलिन मेम्ब्रेन होगा और ये जो है वो प्री वाइटलिन स्पेस है और यहां तक पहुंचना होगा, इस ओवा तक पहुंचना होगा। तो इतना आसान नहीं है अभी भी उस तक पहुंचना। अब क्या प्रोसेस होता है, तो मैंने बताया ZP3 रिसेप्टर, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ठीक है, जिसने क्या किया, इसके एंटर करने में, यहां से एंटर करने में हेल्प किया उलेमा से। उलेमा जो है वहां से ये एंटर करता है, ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ZP3 रिसेप्टर्स, और यहां पे जोना पेलिसिडा में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जोना रिएक्शन। अब तो स्पर्म एंटर कर गया, एक स्पर्म एंटर करने के बाद तो ये जोना लेयर जो है वो हार्ड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जोना रिएक्शन होगा। क्या होगा डियर, जोना रिएक्शन होगा। और जोना रिएक्शन, या फिर आप कभी कभी बोलते हो कि एक्रोसोमल कैप से हुआ, तो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। क्या होता है डियर, एक्रोसोमल रिएक्शन, जोना रिएक्शन होगा। और इस प्रोसेस के थ्रू जोना पेलिसिडा लेयर क्या हो जाएगा, जोना पेलिसिडा बिकम हार्ड, जोना पेलिसिडा लेयर बिकम हार्ड। जोना रिएक्शन होगा, जोना पेलिसिडा लेयर बिकम हार्ड, जिसे हम जोना हार्डनिंग बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलेंगे डियर, अब क्या हो गया, जोना हार्डनिंग हो गया। और जोना हार्डनिंग हो जाएगा, जोना हार्डनिंग हो जाएगा, उसके बाद ये किसी भी स्पर्म की एंट्री को, यहाँ क्योंकि बहुत सारे स्पर्म जो है एक्रोसोमल रिएक्शन के साथ कोरोना रेडिएटर को डिसॉल्व करते हुए जोना पेलिसिडा लेयर के पास पहुंचेंगे, उसके बाद भी स्पर्म्स पहुंचेंगे क्योंकि उसका लाइफ स्पैन तो कितना 48 से 72 घंटे का होता है, पहुंचेंगे। लेकिन अब कोई भी स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे उलेमा क्या हो चुका है डियर, उलेमा ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे क्यों ब्लॉक हुआ उलेमा, क्योंकि यहाँ पे जोना रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, उसने उलेमा को ब्लॉक कर दिया, जोना लेयर हार्ड हो गया। और जोना लेयर हार्ड हो गया तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, अब जोना पेलिसिडा, जोना हार्डनिंग क्या करेगा, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। जोना लेयर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म, ये अनदर स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट दिस पॉइंट। आपको नोट डाउन करना है, इस पॉइंट को याद करना है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। समझ में आ रहा है, अब समझ में आया कि यहां पे किस तरह से प्रोसेस होता है, मैंने यहां पे समझाया है। समझ में आ रहा है यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस होता है, मैंने आपको समझाया है। आपको नोट डाउन करना है, याद करना है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे लिखना है। विद डायग्राम मैंने चीजें समझाई हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और फिर आपका मन नहीं करता देखने का कितनी लंबी क्लास में। तो इसलिए जो इन शॉर्ट जो चीजें थी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दी, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन और क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वेजाइना में सबसे पहले क्वाइटस एक्ट होगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म को इजैकुलेट किया जाएगा, वहां से थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म यूट्राइन कैविटी को ट्रेवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे और फेलोपियन ट्यूब में 300 to 500 स्पर्म पहुंचेंगे। वहां पे वो ट्रैवल करते हुए यहां से ओवा, कहते ना ये यहां से अब तैयार है दोनों मिलने के लिए। अब क्या होने वाली है, शादी होने वाली है, मतलब दोनों मिलने के लिए अब तैयार है। पेल्विक कैविटी से ओवा आके तैयार है और यहां से इजैकुलेशन प्रोसेस के थ्रू स्पर्म आके तैयार है। अब दोनों में क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के ही स्टेप मैंने बताए हैं किस तरह से ये स्पर्म स्ट्रगल करते हुए ओवा तक पहुंचता है। देख लो, फीमेल आराम से बैठी हुई है, फीमेल आराम से बैठी हुई है और स्पर्म को क्या करना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि इसको यहां सब कुछ करते हुए, रेस लगाते हुए यहां पे पहुंचा और यहां पे पहुंचने के बाद फिर एंटर हो गया। और जब ये एंटर हो जाता है यहां पे, तब फीमेल के अंदर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड।
और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएगा, meiosis second get completed and the secondary oocyte release female pronucleus। अब ये secondary oocyte क्या रिलीज कर देगी? फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब इसने फीमेल प्रोन्यूक्लियस को और सेकेंड पोलर बॉडी को, सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज कर दिया। और ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि ये सेकेंड पोलर बॉडी कहां प्रेजेंट होता है, तो बोलोगे ये वाइटलिन स्पेस जो जेली लाइक सब्सटेंस है, यहां पे ये एक छोटा सा जो है प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं। और यहां पे अब क्या आ गया? फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और मेल प्रोन्यूक्लियस तो बेचारा स्पर्म एंटर करते हुए, ट्रेवल करते हुए यहां पे पहुंच गया है। अब इन दोनों में विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिन जीन, यहां पे इन दोनों में क्या हो जाएगा? अब फ्यूजन होगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? अब इन दोनों में क्या हो गया? यहां पे ये दोनों मिल गए, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ डियर? क्या हुआ? ध्यान से समझना है, चीजों को ध्यान से समझना है जो मैंने बताया था आपको कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे फीमेल प्रोन्यूक्लियस, सेकेंड पोलर बॉडी, और जब फीमेल प्रोन्यूक्लियस आ गया और मेल प्रोन्यूक्लियस तो पहुंच ही गया है स्ट्रगल करते हुए, उन दोनों में फ्यूजन होगा। और उस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? ये देखो स्ट्रक्चर, ये देखो। अब ये जो स्पर्म सबसे पहले यहाँ पे एंटर करता है, किस तरह से, कौन कौन सी लेयर को ब्रेक करेगा? तो सबसे पहले जो है वो कोरोना रेडिएटा को, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देगा विद द हेल्प ऑफ, डिसॉल्व कर देगा विद द हेल्प ऑफ क्या? कौन सा रिएक्शन होगा? एक्रोसोमल हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम को रिलीज करता है और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करते ही सेकेंड लेयर के पास पहुंचेगा और उस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। तो एक ही स्पर्म पहुंचता है जोना पेलिसिडा के पास, और जोना पेलिसिडा के पास पहुंचने के बाद क्या होता है? जोना पेलिसिडा के बाद पहुंचने के बाद इसे फिर थर्ड लेयर वाइटलिन मेम्ब्रेन, वाइटलिन मेम्ब्रेन से एंटर करना पड़ेगा और फिर ये पहुंचेगा, मेल प्रोन्यूक्लियस को डाल देगा। मेल प्रोन्यूक्लियस अब कहां पहुंच गया है डियर? मेल प्रोन्यूक्लियस पहुंच गया है उस ओवा के पास, और इस साइड से ये ओवा भी अपनी तैयारी में क्या करते हैं? जो ओवा होता है सेकेंडरी oocyte होता है, इसके अंदर मियोसिस सेकेंड तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट यहां मियोसिस सेकेंड डिवीजन मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड। अब इसमें मियोसिस सेकेंड क्या होता है? कंप्लीट होता है। और जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फीमेल प्रोन्यूक्लियस में, फीमेल प्रोन्यूक्लियस में, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया है। और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ साथ जो बड़े सेल बनते हैं मैच्योर, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस, यहाँ पे एक छोटा सेल भी इसके साथ बनेगा जिसे हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे डियर हम इसे? सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कहां प्रेजेंट होगा? सेकेंड पोलर बॉडी वाइटलिन स्पेस जो होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वहां पे रहता है। और अब फीमेल और मेल प्रोन्यूक्लियस जब आ गए तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। देखो किस तरह से कितने सारे स्पर्म्स लगे हुए, रेस लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जिस स्पर्म ने एंटर कर लिया उसके बाद क्या हो जाता है? जोना हार्डनिंग हो जाता है। मैंने बता दिया जोना रिएक्शन होगा, जोना हार्डनिंग हो जाएगा, और उसके बाद अब ये लेयर इतना टफेस्ट लेयर बन जाता है कि जितने भी स्पर्म्स आ रहे हैं किसी की एंट्री नहीं होने देता जोना पेलिसिडा, सबकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। समझ में आ गया? तो ये देखो स्पर्म एंटर कर चुका है। डायग्राम्स बहुत अच्छा है, ये हटा देती हूँ, डायग्राम्स एकदम साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा। यस, तो यहां पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। अब हम फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया, मींस ये जो स्पर्म था ये ओवा के साथ में कैसे फ्यूज हुआ, ये जो स्पर्म था ये ओवा के साथ कैसे फ्यूज हुआ हमने देखा। और फ्यूज होने के बाद इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। जब ये दोनों मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। स्पर्म में 23, मान लो यहाँ पे Y आया और यहां से तो X ही होता है, तो अब जो ये हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्लास में, क्योंकि हमें इसे लंबे टाइम तक लेके जाना है, पूरा लेवल तक पढ़ना है, बच्चे को ग्रो करवाना है, तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 46 होगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? XY। तो ये कौन सा बेबी बना? मेल और फीमेल। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये मेल बेबी बनेगा,
ये मेल फीटस होगा, मेल बेबी होगा, जो ग्रो करके एक मेल बेबी बनेगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे, स्पर्म पे डिपेंड करता है। स्पर्म की साइड से अगर एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो फीमेल बेबी, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स ही होता है और एक्स एक्स का मतलब फीमेल बेबी। लेकिन अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम जाएगा और फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो बेबी कौन सा बनेगा, मेल बेबी। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन मेल सेक्स क्रोमोसोम। मेल के सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि एक्स आया है या वाई आया है। एक्स आएगा तो फीमेल, वाई अगर आ गया तो मेल, वाई एब्सेंट है तो फीमेल। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो याद रखना है। तो हमने क्या करवाया डियर, यहां से स्पर्म से क्या आया, मेल प्रोन्यूक्लियस, और ओवा की तरफ से क्या आया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। कैसे आया मैंने समझा दिया। और दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन, और फ्यूजन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, जाइगोट। जाइगोट में कितने, एक्स वाई है ना। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे कौन सा है, एक्स वाई, क्योंकि हमने देखा है इधर से कौन कौन सा क्रोमोसोम आया। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे जाइगोट का क्या होता है, डिवीजन ऑफ जाइगोट। डिवीजन ऑफ जाइगोट ये वही चीज है कि किस तरह से स्पर्म एंटर करता है। इस डायग्राम में देखो तो मैंने बताया हुआ है, ये देखो स्पर्म जो है ट्राई कर रहे हैं, सारे कोरोना रेडिएटर को डिसॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच गए। लेकिन इन सब में सबसे पहला स्पर्म जो एंटर करेगा वो अपने मेल प्रोन्यूक्लियस को यहां पे डालेगा। देख रहे हो किस तरह से टच करते हुए सबसे पहले स्पर्म जो है डिसॉल्व करते हुए, ये जो लेयर है इसको डिसॉल्व करते हुए कहां पे पहुंच गया, वाइटलिन स्पेस में। सारे डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पे फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी मैंने बोला था जो यहाँ प्रेजेंट होता है। यस बताया था ना, सेकेंड पोलर बॉडी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी जो यहीं प्रेजेंट रहेगा, और मेल गैमेट यहां से आ जाएगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में फिर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। अभी आपने देखा था फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पे होगा डियर, फेलोपियन ट्यूब में होगा। और फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पे होता है, एम्प्यूला वाले पार्ट में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहां होता है डियर, एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है। डायग्राम मैंने भी बनाया था, ये देखो फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फीमेल गैमेट तो यही है, यहाँ से मेल गैमेट आया और इसको क्या कर देगा, फ्यूज कर, यहाँ पे फ्यूजन होगा, दोनों गैमेट मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, कहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में कौन सा पार्ट, एम्प्यूला वाले पार्ट में। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का ये क्वेश्चन भी ESIC 2016 में आया था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा, इसमें तो कोई गलती का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने बता दी। फेलोपियन ट्यूब के एम्बुला वाले पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हो। मैंने डायग्राम्स इसलिए ऐड किए हैं। ठीक है, डायग्राम्स ऐड किया है। अब देखो इसके बाद अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज जाइगोट का क्या होगा, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ जाइगोट। अब क्या होता है, डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का डिवीजन होगा, और जाइगोट का डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा डियर, इस तरह से सेल था, ये जाइगोट था, सिंगल सेल। जाइगोट आपका क्या था, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, सिंगल सेल स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिसमें कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम यही रहेंगे, ये याद रखना है। अब ये डिप्लॉइड हो चुका है, पहले हैप्लॉइड था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। जब फ्यूजन होके जाइगोट बनता है तो डिप्लॉइड हो जाता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जाइगोट में। ठीक है, ये आपका कौन सा सेल हो गया, सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका डिवीजन ऑफ जाइगोट होगा तो क्या बनेगा, 2 सेल स्ट्रक्चर। 2 सेल से बनेगा 4 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल से बनेगा 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल से बनेगा 16 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, और 2 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कितने टाइम में बनता है, इस 2 सेल के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जो इस तरह का एक सेल बन गया जाइगोट का डिवीजन होके, ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं डियर, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, फिर 4 सेल बना, कितने टाइम में बन जाता है, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर 30 आवर्स क्या हो जाता है, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर 4 सेल स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह का 4 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, कितने टाइम में बना, 40 to 50 आवर्स में 4 सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इस 4 सेल का भी डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा डियर, 8 सेल स्ट्रक्चर,
8 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस 8 सेल स्ट्रक्चर, ये एक सेल से भी सराउंडेड होते हैं इस तरह से, जिसे हम जोना पेलिसिडा, जोना हार्डनिंग बोला था ना, इस तरह से जोना हार्डनिंग से इस तरह से सराउंडेड हो गए। ठीक है, तो 8 सेल स्ट्रक्चर कितने टाइम में बन जाता है? 72 आवर्स में। और यहाँ पे एक मलवेरी अपीयरेंस का स्ट्रक्चर, इस तरह से मलवेरी अपीयरेंस का स्ट्रक्चर, सबने नाम अभी तक तो पता कर ही लिया होगा, और गिनने मत बैठ जाना मैम, इसमें 16 तो है ही नहीं, समझने की बात है, समझ जाओ, फीलिंग समझा करो आप तो। ठीक है, मैंने बोल दिया इसमें क्या है, 16 सेल स्ट्रक्चर है जो कि चारों तरफ से सराउंडेड होता है एक हार्ड कवरिंग से। अगर मैं ग्रीन कलर से बना दूं इस तरह से, तो ये एक हार्ड कवरिंग हो गया, जिस हार्ड कवरिंग को हमने नाम क्या दिया था? जोना हार्डनिंग। तो ये कौन सी लेयर हो गई? जोना पेलिसिडा की लेयर हो गई। जोना हार्डनिंग जो बोला था वो लेयर यहाँ पे जोना पेलिसिडा की लेयर है। और बीच में जो ये 16 सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका अपीयरेंस कैसा हो गया डियर? मलवेरी अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस हो गया? मलवेरी अपीयरेंस का नाम इसका क्या चला जाएगा? मोरुला। नाम क्या चला जाएगा? मोरुला। समझ में आ गया? तो 16 सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोरुला। और इस मोरुला का फॉर्मेशन कितने टाइम में हो जाता है? कितने टाइम में होता है? 96 आवर्स। 96 आवर्स में मोरुला बन जाता है। मोरुला बनने के बाद अगर हम बात करें आगे का प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर देखो, आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, तो आप बोलोगे दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज मोरुला। इसी को हम क्या बोलते हैं डियर? मोरुला बोलते हैं। और ये जो बीच में सेल्स हैं और चारों तरफ से ये सेल दिख रहा है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं? जोना हार्डनिंग। यही जोना पेलिसिडा की लेयर है, जोना पेलिसिडा। ठीक है, और इसका अपीयरेंस कैसा है? मलवेरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मलवेरी अपीयरेंस। मोरुला का अपीयरेंस कैसा है? मलवेरी अपीयरेंस। ये स्ट्रक्चर हो गया, मोरुला इसका नाम है। जोना पेलिसिडा की लेयर चारों तरफ से सराउंड करती है और कितने टाइम में बन जाता है? 96 आवर्स में, या 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। और मोरुला बनते ही इसे क्या किया जाता है? यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? चलो, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन तो सारी चीजें हो गई। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन में क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट, ये जो ट्रांसफर किया जाएगा, तो आप बोलोगे इम्प्लांटेशन के कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूं। इम्प्लांटेशन क्या होता है, कब स्टार्ट हो जाता है? तो इम्प्लांटेशन 4th डे, जैसे मैंने बोला। अब 4th डे के बाद क्या होगा? 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मोरुला जो 16 सेल स्ट्रक्चर था, मोरुला ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी। मोरुला ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी। इसे क्या किया गया? ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया गया। इम्प्लांटेशन में 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 496 आवर्स के बाद क्या होता है? मोरुला ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो आपसे पूछा जाएगा मोरुला को कब ट्रांसफर किया जाता है? 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर जब ये मोरुला यूट्राइन कैविटी में आता है, ये यूट्राइन कैविटी में आता है, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है। यहां पे अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम की लेयर। और एंडोमेट्रियम की लेयर में जो इम्प्लांटेशन, अगर मैं इस एंडोमेट्रियम को यहां पे ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये जो मोरुला होगा ये सुपरफिशियली इम्प्लांट नहीं होगा। ह्यूमन बींग्स में कैसा इम्प्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये यहां पे अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कहां पे आएगा? अंदर आ जाएगा। लेकिन मोरुला जैसे ही यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर किया गया, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जो आपने देखा था ना स्ट्रक्चर मोरुला का, ये जो मोरुला का स्ट्रक्चर था, ये मोरुला का स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। अब इंडिविजुअल सेल के अराउंड अपनी कवरिंग हो जाएगी, फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर ले लेंगे। व्हेन द मोरुला ट्रांसफर इनटू द यूट्राइन कैविटी, दिस मोरुला ट्रांसफर इनटू द डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज इंडिविजुअल सेल के अराउंड कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लूइड फिल्ड होने लग जाएगा और फॉर्म कर देगा ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट मतलब फ्लूइड फिल्ड, एक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, और ये जो आप बोलोगे फिर मैम जोना पेलिसिडा का क्या होगा? ये जो जोना पेलिसिडा लेयर था, अब ये लेयर ब्रेक होने लग जाएगा। अब ये लेयर ब्रेक होने लग जाएगा, और जब ये लेयर ब्रेक होता है, इसे हम बोलते हैं जोना हैचिंग। क्या होगा? जोना हैचिंग। कब होता है? 5th डे पे। आपसे पूछा जाएगा कितने दिन पे जोना हैचिंग होगा? आप बोलोगे 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जोना हैचिंग होगा। और जोना हैचिंग होने के बाद जब ये जोना पेलिसिडा की लेयर ब्रेक हो जाएगी, दिस स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर।
एंड उसका डायग्राम आपके सामने मैं बना रही हूं और वैसे बना बनाया भी दिखाऊंगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं डियर? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर इसके आगे क्या होगा देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या बन गया? ब्लास्टोसिस्ट। और देखो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो सिंगल सेल दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। और जो ग्रीन कलर में अंदर मैंने सेल बनाया है डिफरेंट, इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। और यहां जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस बच गया, इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इम्प्लांटेशन 4 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरुला को ट्रांसफर किया जाएगा। मोरुला जोना हैचिंग के प्रोसेस से जोना पेलिसिडा की लेयर टूट जाएगी। टूटने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट बनते ही 6th डे पे, 5th डे तक आपको समझ में आ गया। चौथे दिन क्या हुआ, 5वें दिन क्या हुआ, 4th डे क्या हुआ, 5th डे क्या हुआ, ये समझ में आ गया। अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हो ये जो बाहर से सेल है इसे हम बोलते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। जो अंदर सेल अरेंज है इसे हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होता है जिसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, अभी बताया था। और ये ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6th डे क्या होगा? 5 दिन तक क्या था वो समझ आ गया। 6th डे पे क्या होगा? 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्टेड। इम्प्लांटेशन स्टार्टेड। पता चल गया इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है? 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 10 to 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड। इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड। ठीक है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब हो जाएगा? 11th डे पे, 10 to 11 डे पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ। और इम्प्लांटेशन के टाइम पे ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? मतलब ऑन द डे ऑफ मिस्ड पीरियड, जहां पे पीरियड आना था वहां पे जो मिस पीरियड होता है उस टाइम पे स्पॉटेड टाइप ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं हार्टमन साइन। क्या बोलते हैं? हार्टमन साइन। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं हार्टमन साइन क्या है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, एक हार्टमन सॉल्यूशन भी होता है जिसे हम आरएल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हार्टमन साइन हमारा प्रेगनेंसी में यहाँ पे होता है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो फीमेल को स्पॉटेड टाइप ब्लीडिंग होती है उस साइन को हम बोलते हैं हार्टमन साइन। तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, और फिर इम्प्लांटेशन के बारे में और भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जिसमें मैं प्लेसेंटा भी पढ़ाऊंगी और जो इम्प्लांटेशन का पार्ट रह गया है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से और इम्प्लांटेशन होगा, कैसे लेयर्स होंगी, कैसे ब्लास्टोसिस्ट का डिवीजन होगा, सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और आपको क्लास जो है पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। पढ़ते रहो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। अपना कर्म करना है, पढ़ाई करना है, फल अपने आप मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब पढ़ाई करोगे, कर्म करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।